दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने कोई टॉपिक नहीं, एक ऐसी बात लेके आया हूं जो हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो जो मैं आज कुछ बिंदु बताने जा रहा हूं, इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप एमपीपीएससी के पेपर का एनालिसिस, अब आने वाले पेपर के अप्रोच तक पहुंचना है, तो आपको उसके पहले पुराने पेपर्स को देखना होगा। मेरी बात समझ गए। और पुराने पेपर्स का सिलेबस का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी एक बड़े विद्वान ने कहा था कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले 50% प्रिपरेशन आपकी तब हो जाती है जब आपको सिलेबस का सही तरीके से ज्ञान हो। आपको कौन सी चीज कहां से पढ़नी है और आपको कैसे पढ़नी है, किस अप्रोच से पढ़नी है, कहां से प्रश्न कहां आ रहे हैं, यह जानना अति आवश्यक है। मेरी बात समझ गए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में ये वीडियो सरप्लस कर रहा है तो मुझे बताइएगा। मैं अपना एनालिसिस आपके सामने होलिस्टिक डायमेंशन में लेके आऊंगा। बट आपको पहले यह सीखना होगा कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, उसमें एनालिसिस कैसी होनी चाहिए, यह हम ध्यान देते हैं। मेरी बात समझ गए क्या। होता क्या है, हमारे सामने पढ़ने के लिए बहुत सारा है। और एक बात आपको भी पता है और हमें भी पता है कि पूरा एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। कहते हैं कि हमारा सिलेबस समुद्र के समान है, हम पढ़ते बाल्टी के समान है और आता क्या ऐसा है, लोटे के समान है ना। और टेस्ट पेपर में कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस समुद्र के समान, आपने पढ़ा बाल्टी के समान, आपको आता है लोटे के समान, और लोटे से थोड़ा सा जल लेके छिड़क दिया जाए, इतने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहते हैं, अर्थात मात्र 100 क्वेश्चन। अब कोशिश ये करनी है कि उस पोर्शन से आए जो बाल्टी आपने उठाई है, और उस पोर्शन से आए जो लोटा आपको याद है। अब उससे कुछ भी छिड़क दिया जाए वो हो जाए। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी पेपर की, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी सिलेबस की। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए, इतना समझ गए हैं तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको एनालिसिस करनी चाहिए। सबसे पहले हम सिलेबस का संपूर्ण एनालिसिस दो दृष्टिकोण से देखेंगे, दो डायमेंशन से देखेंगे, एक मैक्रो और एक माइक्रो। आप इकोनॉमी जैसे पढ़ते हो तो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हो। आज सिलेबस को कभी जैसा मैं बता रहा हूं वैसा देखिएगा, आप पुराने पेपर को जैसा मैं बता रहा हूं उस रूप में देखिएगा। और अगली बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा ये एनालिसिस समझ में आ रहा हो, या मैं जो आपको कहने जा रहा हूं वो समझ में आ रहा हो, तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा इरा इंस्टीट्यूट का। उस पे आपको क्लासेस भी मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और आप लोगों को इस सिलेबस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर की अप्रोच, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात, उसी डायमेंशन में पढ़ाना, दोनों आपको मिलेगा। तो इरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी चीजें आप ऐप के माध्यम से। तो मैक्रो और माइक्रो, इसी आधार पे हमको बढ़ना है। मैक्रो में क्या करेंगे, माइक्रो में क्या करेंगे, उसके पहले पूरे सिलेबस और पुराने 10 साल के पेपर। यहां पे पुराने 10 साल के पेपर हमने नहीं लिखे इसलिए क्योंकि अक्सर बच्चे सिलेबस पे फोकस करते हैं, पुराने 10 साल के पेपर में नहीं। पर इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमको पुराने 10 साल के पेपर का भी एनालिसिस करना है। और किस बेसिस पे करना है, इन्हीं दो बेसिस पे करना है, मैक्रो और माइक्रो। अगर हम मैक्रो की तरफ देखेंगे और माइक्रो की तरफ देखेंगे तब हम पेपर की अप्रोच पे पहुंचेंगे। आप लोग अभी हमसे पहली बार अगर जुड़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस तो अपन ऐसे बता देते हैं कि नहीं ये पूछ सकता है, नहीं ये पूछेगा ही बेटा, इसको पढ़ो। इसके पीछे रीजन रहता है, थोड़ा बहुत जो हमने एनालिसिस की है वो आप तक पहुंचाते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए उसी एनालिसिस को बढ़ाते हैं कि किस डायमेंशन में, किस आधार पे हमें ये एनालिसिस करना है। मैं तो बहुत सारे वीडियो ला भी रहा हूं, और शायद जिस प्रकार से मैंने सीएम के वीडियो बनाए हैं और जिस प्रकार से मैंने संविधान सभा में सदस्यों के बारे में आपको बताया है जो मध्य प्रदेश से हैं, मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर 99.99% तो सही हूं कि वो चीजें आपको नहीं मिली होंगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता हो, मेरे वीडियोस पसंद आते हो, तो शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए,
हमें क्या मिलता है? वीडियो और अच्छे बनाने का बल मिलता है। आइए माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं। सबसे पहले मैक्रो की बात करते हैं। हमें किस किस पे ध्यान देना है? सबसे पहले पेपर उठाइए पुराने 10 साल का और सब्जेक्ट विषय देखिए पुराने 10 साल के पेपर कि किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। हमें यह भी ध्यान देना है कि कितने प्रश्न को हमसे पूछ रहा है और किस पर वह ज्यादा बल दे रहा है। मतलब क्या है कि वह प्रश्नों को पूछने में किन की आवृत्ति ज्यादा कर रहा है, किस प्रकार का ट्रेंड अपना रहा है। सबसे पहले हमें यह देखना है। हमारे पास 11 से 12 सब्जेक्ट प्री के अंदर होते हैं और लगभग 33 यूनिट 33 से 32 यूनिट, मैं पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं, वो एमपीपीएससी मेंस के अंदर होती है। तो पहले हम सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि भैया कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिल रहा है। अगली बात, टॉपिक। सब्जेक्ट के बाद हमें ध्यान देना है इस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर ज्यादा प्रश्न आए हैं। पहले आप सब्जेक्ट निर्धारित करिए, अर्थात यूनिट। जैसे यूनिट है, किस यूनिट से कैसा पूछ रहा है, और उस यूनिट का फिर निर्धारित करिए टॉपिक कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। सर ये आप निर्धारित करके बता दीजिए ना, मैं बताऊंगा आपको, मैं 100% बताऊंगा आपको। पर उससे पहले आपको व्यक्तिगत एनालिसिस करनी पड़ेगी। स्पून फिटिंग तो मैं करूंगा, पर आपके व्यक्तिगत एनालिसिस मेरे द्वारा की गई एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसा बल देगी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये सेगमेंट पढ़ लिया है और इस सेगमेंट से इतने क्वेश्चन पूछता है और मैं लगभग इतनी एक्यूरेसी के साथ इस पोर्शन के क्वेश्चन को सही कर रहा हूं। मेरी बात समझ गए क्या? आपको टॉपिक में कैसे ध्यान देना है? सब्जेक्ट के चैप्टर्स देखने हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक देखने हैं जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? हमको ये देखना पड़ेगा ना कि आखिर इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो शायद ही कोई सा ईयर होगा जिस दिन पंचायती राज का क्वेश्चन ना आया। शायद ही कोई ऐसा ईयर होगा जिसमें पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे। मेरी बात समझ गए? ये एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। पूरे पॉलिटी के अंदर हम अगर पंचायती राज पढ़ लेते हैं तो 2 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये डन हो जाता है। ठीक है, अगली बात हमें क्या करनी है मैक्रो के अंदर? अगली हमें करनी है करंट। अब ये करंट में हमें ध्यान देना है, तो ये जरूरी नहीं है कि करंट के अंदर हम ऐसा ध्यान दें कि सिर्फ करंट की जो पेपर के अंदर आप देखते हो कि 5 क्वेश्चन सपोज दैट करंट के आ गए, आप सोचते हो सिर्फ 5 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आप यहीं पर गलत हो जाते हो। 5 नहीं, कम से कम 100 में से 90 क्वेश्चन होते हैं जो करंट से रिलेटेड आते हैं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं, आप इसको इस प्रकार समझिए। सपोज दैट अभी करंट में राष्ट्रपति इलेक्शन की बात चल रही है। राष्ट्रपति इलेक्शन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ ले तो वो करंट से रिलेटेड है। आज की डेट में हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं अपनी विदेश नीति की। मेरी बात समझ गए? तो विदेश नीति के बारे में अगर कोई एक्ट प्रावधान करता है वो आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, पेट्रोल बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहा है। तो अगर इकोनॉमी के अंदर हमसे ऐसा पूछ ले कि भैया ये बताइए कि टैक्स बढ़ाना और घटाना किस एक्ट के तहत होता है, आर्टिकल के तहत होता है, संसद करती है या सरकार करती है, आपको पता होना चाहिए। ये है एनालिसिस। हम आज की डेट में जो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है उस पे हमें बल देना है। मेरी बात समझ गए क्या? हम जैसे 104 आर्टिकल है, मैं बार बार बोलता हूं, उसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो आप ये देखिए कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान कहां था। आपसे पूछ लेता है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बन गया या दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो आखिर दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का प्रावधान हमने किस आर्टिकल में कर रखा है? अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, शायद आपने अभी तक ये बात सुनी भी नहीं होगी। 125 साल पूरे हो गए हैं हिस्ट्री के अंदर, एक पत्रिका है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत, और ये प्रबुद्ध भारत पत्रिका है स्वामी विवेकानंद की, और इसका विवरण दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में। और आपसे पूछ ले कि जरा बताइए प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है,
आपको पता ही नहीं होगा कि स्वामी विवेकानंद की है, और उसका करंट में डिस्कशन हुआ है, इसलिए आपसे पूछ रहा है, ऐसे हवा में गोली मार के नहीं पूछ रहा है। और हिस्ट्री का क्वेश्चन कहलाएगा, और आया कहां से? करंट से। बोलो बात समझ में आई? प्रबुद्ध भारत एक इंग्लिश माध्यम में स्वामी विवेकानंद द्वारा निकाली गई पत्रिका है, जो 1896 या 1897 में पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद की द्वारा। आप स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ लेते हो, स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ लेते हो, पर प्रबुद्ध भारत को नहीं पढ़ पाते हो। तो ऐसे करंट से एनालिसिस करना है। मैंने आपको इकोनॉमी कैसे पढ़नी है ये बताया। मुद्रा स्फीति से क्वेश्चन आ जाए, बढ़ रहा है मुद्रा स्फीति का रेट, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कंज्यूमर के आधार पे इंडेक्स कैसे होता है, डब्ल्यूपीआई। ठीक है, मेरी बात समझ गए? कैसे होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कैसे होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई के आधार पे हम कैसे निर्धारित करते हैं, डब्ल्यूपीआई के आधार पे कैसे निर्धारित करते हैं। हम छोटे छोटे इकोनॉमी के टर्म देखने लगे कि आखिर बजट में किस प्रकार की बात कही गई है, क्या हमारे आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं। मेरी बात समझ के? अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की बात हो रही है, तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पता होना चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रोग्राम या लाडली दिवस मनाने, राज्य लाडली दिवस मनाने का दिन रखा है हमने 2 मई। तो आखिर 2 मई को ही क्यों निर्धारित किया हमने, ये आपको पता होना चाहिए। ये होती है एनालिसिस, करंट के डायमेंशन को पीछे देखना, ये होती है एनालिसिस। अभी भोपाल बना है 5G, भोपाल बना है 5G स्मार्ट सिटी पहली बनेगी जहां 5G क्या होगा, लागू होगा। भारत की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी जिसमें 5G लागू हुआ। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि 5G टेस्टिंग सेंटर इंडिया में कहां है ये हम बताएं? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि 5G किस देश में सबसे पहले लागू हुआ ये बताएं? 5G की टेस्टिंग दुनिया में पहली बार कहां हुई ये हमको पता। ये होता है एनालिसिस। मेरी बात समझ गए क्या? अगली बात करते हैं, ये मेंस और प्री दोनों में बराबर रूप से लागू होता है। अगली बात करते हैं माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस में 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन कौन सी हैं इस पे ध्यान देते हैं। सोर्स, बुक और स्टैटिक प्रश्नों की संख्या किस विषय में ज्यादा है। सबसे पहले सोर्स, कि आपका जो पढ़ाई का सोर्स है वो सही है कि नहीं, पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या? तो आपका सोर्स बेहतर होना चाहिए, और उस बेहतर सोर्स में इरा इंस्टीट्यूट को आप जोड़ लीजिए। अगली बात क्या है, आपके बुक जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बार बार हो। एक बुक को 10 बार ज्यादा पढ़ना जरूर अच्छा है, बजाय 10 बुक को एक एक बार पढ़ना। और अगली बात हमें यह भी देखनी है कि कितने स्टैटिक पोर्शन पूछ रहा है हमसे, कितने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे एग्जाम के अंदर। ये प्री में भी यही बात लागू होती है और मेंस में भी यही बात लागू होती है। और बुक के लिए तो मैंने रेफरेंस बुक फॉर एमपीपीएससी करके एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? सोर्सेस के लिए हमें कहां पे रिलाय करना है, हर बुक को सही नहीं मान लेना है। कुछ बुक तो ऐसी हैं जिसमें लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह धार में होता है। कुछ बुक ऐसी हैं जो ऐसे फैक्ट दे देती हैं जो हमको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ है। तो हमें क्या करना है, सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और बेहतर रखने। मेरी बात समझ गए क्या? तो इन सोर्सेज के आधार पर हमको एनालिसिस करनी है। मैंने एक लक्ष्य सीरीज चलाई है, और मैं ये आज क्यों ला रहा हूं कि आज से बहुत कम समय बचा है एमपीपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और मैं ये मानता हूं कि प्री और मेंस एग्जामिनेशन को अगर आप मेरी इस अप्रोच के साथ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ, मैंने अपने सोर्सेस को वेरीफाई कर लिया है, अपनी बुक्स को वेरीफाई कर लिया है, और स्टैटिक क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछ रहा है मैंने यह भी देख लिया है। अगर आपने मेरे द्वारा कही गई इन बातों को बहुत डीप देख लिया है तो आप 100% मानिए कि आपने एक बहुत बड़ी एनालिसिस और बहुत बड़ा पोर्शन पूरा कर लिया है। अगर आपको लगता है कि करंट से रिलेटेड चीजें हमें पढ़नी है तो इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाएगा।
मैं हालांकि रोज डेली करंट अफेयर भी डालता हूं, मैं आपको नए नए टॉपिक से रूबरू भी कराता हूं, नए तरीके से यूनिक वे में पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूं, वो चीजें आपको देने की कोशिश करता हूं जो आज इस इंटरनेट की दुनिया में भी आपके पास अवेलेबल ना हो। आज इस इंटरनेट की दुनिया में आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल लोग काफी पैसा लेने के बाद भी ना कराते हो, वो मैं आपको करा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करिए, बराबर मेरे ऐप को बराबर डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़िए, हमारी करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस की क्लास से जुड़िए, तो मैं और क्लासेस स्टार्ट करूंगा। दूसरी बात ये भी है, मैं एमपी स्पेसिफिक भी पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के बच्चों के लिए। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, एमपी स्पेसिफिक एमपीपीएससी के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ गए क्या? ये होल सोल मैंने आपको बताया कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे हमें कैसे देखना है, हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। और हम जब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र की भूमिका को समझेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरे 10 साल के पेपर का एनालिसिस आपके सामने लाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर मेरे को 100 से ज्यादा कमेंट मिले तो मैं पक्का बता रहा हूं कि मैं 10 साल के पेपर का एनालिसिस लाऊंगा, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। पर अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो भैया मैं नहीं लाऊंगा, ये दूसरी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को आपका रिस्पॉन्स पता चलना चाहिए। तो कैसे करें तैयारी, कैसे करें एनालिसिस, इसका फर्स्ट पोर्शन अभी कंप्लीट हुआ है। अगर आप इस बेसिस में एनालिसिस करके बचे हुए समय में तैयारी चालू करते हो, 100% कह रहा हूं आपको लाभ होगा। आप कहोगे कि हाँ सर ने जो बात कही थी वो मैंने की और अब जाके मैं सफल हो रहा हूं। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपके साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।